मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा सेशन है वो एलपीजी पर है। एलपीजी जानते हैं क्या होता है? ये एलपीजी का मतलब लिक्विड पेट्रोलियम गैस नहीं है, राइट। यहाँ पर एलपीजी का मतलब है लिबरलाइजेशन, प्रिवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। इज दैट क्लियर? तो क्या है एलपीजी? एलपीजी का मतलब लिबरलाइजेशन, प्रिवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। ठीक। अब लिबरलाइजेशन का मतलब क्या होता है? बेसिकली इसका मतलब होता है उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। ठीक। लिबरलाइजेशन, प्रिवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। तो बेसिकली हम पहले, अगर हम बहुत पहले थोड़ा सा इवन देन आज़ादी के इर्द गिर्द जाते हैं, मतलब जब हमने स्वतंत्रता प्राप्त की थी 1947 में, राइट। तो 1947 से पहले अगर हम बाज़ारों को देखें, उससे भी पहले जाकर के बाज़ारों को देखें, तो भारत में एक तरह का ट्रेडिशनल व्यापार होता था। आज़ादी से पहले की अगर हम बात करें तो किस तरह का व्यापार होता था? ट्रेडिशनल। ट्रेडिशनल का मतलब होता है एक पारंपरिक बाजार, पारंपरिक व्यापार, राइट। तो पारंपरिक बाजार को अगर हम देखेंगे तो पारंपरिक क्या, उसको एक तरह से हम व्यवहारिक बाजार भी कह सकते हैं। वो व्यवहारिक बाजार कैसे होता था? वो इस टाइप का होता था जैसे कि हमने फसल उगाई चने की, आपने मटर की, किसी और ने गेहूं की फसल उगा ली, राइट। अब चूंकि हमने चने की उगाई है और हमें ज़रूरत है गेहूं की, तो फिर हम आकाश के पास जाएंगे, उनसे जाकर के बात कहेंगे कि यार तुमने जो है गेहूं उगाया था और हमें गेहूं की ज़रूरत है, और हमारे पास चने की खेती हुई थी, तो एक काम करो, आप चना हमसे ले लो और गेहूं हमें दे दो। इसको हम एक्सचेंज मार्केट भी कहते हैं। बेसिकली क्या कहते हैं? एक्सचेंज मार्केट, विनिमय बाजार। विनिमय बाजार का मतलब होता है एक वस्तु के बदले किसी दूसरी वस्तु को ले लेना। एक्सचेंज मार्केट या विनिमय बाजार कहा जाता है। ठीक है कि भाई हमने चने दे करके गेहूं ले लिए, तो यहाँ पर देखिए गेहूं और चने दोनों का भाव जो है क्या हो गया? एक ही भाव हो गया। ये हमारा एक ट्रेडिशनल बाजार हुआ करता था जब हम बाजार करते थे, राइट। अब 1947 के बाद जब हम आज़ाद हुए, आज़ादी के बाद फिर हमें लगा कि हमें अब इस बाज़ार से जो है, विनिमय बाज़ार से, मतलब एक व्यवहारिक बाज़ार से या पारंपरिक बाज़ार से हम बाहर आने लगे। धीरे धीरे हम चीज़ों को जो है खरीदने और बेचने लगे, किसमें? पैसों में। तो तब भी हमारा बाज़ार जो है भारत तक ही सीमित था, क्योंकि भारत अपने आप में खुद बहुत बड़ा देश है, शायद ऐसा सोचते होंगे। मतलब भौगोलिक दृष्टिकोण से, भूभाग दृष्टिकोण से देखा जाए तो भारत खुद अपने आप में बहुत बड़ा एक विशाल देश है। ऐसा नहीं है कि इससे बड़े बड़े और देश नहीं हैं। भारत के 20 टुकड़े होने के बाद भी आज भी हमारे पास बहुत बड़ा भूभाग है। और जहाँ तक बाजार की बात करें तो जनसंख्या के मामले में अगर हम आज के दृष्टिकोण में, प्रेजेंट सिनेरियो में देखते हैं, तो हमने चाइना को भी पीछे छोड़ दिया है, राइट। अगर हम पॉपुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करें तो पॉपुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से तो हमने चाइना को भी पीछे छोड़ दिया है। तो ऐसी स्थिति में हमें बाहर बाजार करने की क्या ज़रूरत थी?
लेकिन नहीं, ज़रूरत है। अगर हमें देश का विकास चाहिए, अभी हम फिर वही अंतर्राष्ट्रीय संबंध पढ़ा रहे हैं, तो चूंकि अंतर्राष्ट्रीय संबंध का एक जो मुख्य कारक है, मुख्य घटक है, या मेन ऑब्जेक्टिव है, जो मुख्य उद्देश्य है अंतर्राष्ट्रीय संबंध बना के रखने का, वो क्या है? नेशनल इंटरेस्ट। नेशनल इंटरेस्ट क्या है? राष्ट्रहित। अब हम राष्ट्रहित अगर अपने पोषित करने हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा? दूसरों के साथ संबंध भी बना के रखना पड़ेगा, बाहरी देशों के साथ। और बाहरी देशों के साथ संबंध बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? आर्थिक और व्यापारिक, दो तरह के संबंध बनाने होंगे। एक तो पैसे से संबंध और दूसरा व्यापारिक, मतलब हम उनसे क्या ले रहे हैं और क्या दे रहे हैं, मतलब इस तरह का भी संबंध। तो यहाँ पे हमें व्यापारिक संबंध बनाने की बात थी। तो 1947 में जब हम आज़ाद हुए तो आज़ादी के बाद जो व्यापार था इसमें गवर्नमेंट का बहुत ज़्यादा इंटरवेन था, खासतौर से प्रोडक्शंस मैटर्स में, राइट। अब प्रोडक्शंस मैटर्स में और दूसरी चीज़ अननेसेसरी जो लाइसेंसिंग प्रोसीजर था वो बड़ा टफ था कि भाई कोई भी अगर हमें व्यापार करना है तो उसमें पहले गवर्नमेंट की अनुमति चाहिए। लाइसेंस क्या होता है? अनुमति ही तो होता है। लाइसेंस को अगर हम हिंदी में कहें अनुज्ञप्ति, एक ऐसी अनुज्ञप्ति मतलब एक आपको एक ऐसी अथॉरिटी, गवर्नमेंट की कोई अथॉरिटी आपको अधिकृत करेगी कि हाँ आप ये व्यापार कर सकते हो। तो लाइसेंसिंग की जो प्रोसीजर था वो बड़ा टफेस्ट प्रोसीजर हुआ करता था कोई भी व्यापार करने के लिए। तो पहली बात तो व्यापार करना शुरू करना ही बड़ा काम था, और किसी वजह से अगर चलो शुरू हो भी गया तो उस व्यापार से बाहर निकलना भी बड़ा कठिन काम था, वो और भी बड़ा कठिन काम था। क्योंकि जब आप व्यापार करते हो तो व्यापार के हमेशा दो पहलू होते हैं। आप हमेशा ये देखिए क्या कि एक पहलू तो ये होता है कि जब हम व्यापार करते हैं तो हम करते क्यों हैं? फायदे के लिए। जो व्यापारी होता है पहले तो निज फायदे के लिए व्यापार करता है, और फायदे के साथ साथ ये हर व्यापारी को पता है कि फायदा तो हमें होता है लेकिन नुकसान होने की भी प्रबल संभावनाएं होती हैं कि अगर व्यापार में जरा सी भी चूक हो जाए तो क्या हो जाएगा? नुकसान हो जाएगा। तो वैसी स्थिति में, नुकसान की स्थिति में आप व्यापार से बाहर आने में बड़ा मुश्किल काम होता था। लेकिन आज धीरे धीरे नई आर्थिक नीति और रिफॉर्म्स, बिजनेस रिफॉर्म्स के चलते बहुत सारे ऐसे एक्ट, कोड आए कि व्यापार में एंट्री करना भी आसान हो गया और एग्जिट करना भी आसान हो गया, राइट। तो देश के विकास के लिए ये तीन जो टर्म्स हैं आप देख रहे हैं ये बड़े ज़रूरी हो गए थे। क्या? लिबरलाइजेशन। अगर लिबरलाइजेशन को हम अगर इसको शार्ट कर दें, इसको जो है तो लिबरल का मतलब क्या होता है? एक तरह से अगर दूसरी बात कहें तो लिबरल में हम क्या चाहते हैं? फ्रीडम। मतलब यहाँ पे व्यापार करने वाले व्यापारियों को क्या चाहिए थी? स्वतंत्रता चाहिए थी। मतलब अननेसेसरी के हस्तक्षेप गवर्नमेंट के जो होते थे वो गवर्नमेंट का इंटरवेन खत्म करना था। मतलब लाइसेंसिंग प्रोसीजर्स को या इस लाइसेंसिंग प्रोसीजर्स को ख़त्म करना। लिबरलाइजेशन का मतलब है व्यापार करने वाले व्यापारी को एक स्वतंत्रता, और ये जो लाइसेंसिंग प्रोसीजर है इसको बिल्कुल ख़त्म करना ताकि मुक्त व्यापार हो सके, स्वतंत्र रूप से व्यापार हो सके। हाँ, अब देखिए यहाँ पे मुक्त व्यापार का मतलब क्या है? अब यहाँ पे लाइसेंसिंग प्रक्रिया क्या थी कि भाई हम कोई भी अगर काम करने जा रहे हैं तो सबसे पहले हमको क्या चाहिए होता था? गवर्नमेंट से लाइसेंस चाहिए था, फिर उसका ये नंबर वो नंबर, और फिर उस पर टैक्स। मतलब टैक्स भी एक तरह के नहीं, बहुत तरह के टैक्स थोप देते थे। जैसे कि एक तो होता था वैट, आपने सुना है कि नहीं सुना है? वैल्यू एडिड टैक्स, राइट। फिर वैट हो गया,
फिर सेल टैक्स, आपने क्या खरीदा हैं, और परचेज टैक्स, सेल टैक्स का अलग, परचेज टैक्स का अलग, और प्रोडक्शन कर रहे हैं उसका अलग, रॉ मटेरियल मंगा रहे हैं तो हमारी बाउंड्री जो है, सीमाएं बंद थी कि आप जो है ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मान लीजिए कोई रॉ मटेरियल है वो हमें मिलेगा कहाँ से, मान लीजिए रसिया से मिलेगा, और वो उसकी फैक्ट्री हमने कहाँ पे लगा रखी है, इंडिया में लगा रखी है। अब वो फैक्ट्री तो हमने जैसे तैसे करके लगा ली, प्रोसीजर्स पूरा करके, अब हमें रॉ मटेरियल रसिया से चाहिए, अमेरिका से चाहिए, ब्रिटेन से चाहिए, चाइना से चाहिए। तो जिन देशों से हमें रॉ मटेरियल चाहिए था उन रॉ मटेरियल की प्रक्रिया बड़ी हार्ड थी। पहली बात तो वहाँ से रॉ मटेरियल लेने के लिए ऑथराइज नहीं थे। ठीक है, भारत का में फैक्ट्री लगी है तो कोशिश ये करो कि आपका रॉ मटेरियल आपके विद इन इंडियन टेरिटरी में उपलब्ध हो सके। लेकिन अगर हमें वहाँ से सस्ता मटेरियल मिल रहा है तो हम वहाँ से सस्ता ना लाएं, और अगर चलिए सस्ता आ भी गया किसी तरीके से तो उसकी एक्साइज ड्यूटी इतनी ज़्यादा इम्पोज कर देते थे कि माल मंगाने वाला ही टूट जाता था। राइट, तो उसमें लिबरलाइजेशन का मतलब ये था कि आप हमको फ्री कीजिए व्यापार करने के लिए, ताकि अगर हम कोई प्रोडक्शन कर रहे हैं तो प्रोडक्शन जो है ज़्यादा से ज़्यादा हो। इज दैट क्लियर? तो यहाँ पर उदारीकरण की ज़रूरत थी, लेकिन अभी तो देखिए 1947 से लेकर के आपको 1991 तक आपको ऐसे ही चलना पड़ेगा। इसके बाद ये जब प्रतिबंध लगे थे, इंटरनेशनल मार्केट का जो प्रतिबंध था, तो हम कंपटीशन में भी नहीं आ पा रहे थे। जो एक बाज़ार में एक जो है क्या होती है, कंपटीशन होती है, प्रतिस्पर्धा जिसको कहते हैं, कंपटीशन या प्रतिस्पर्धा, तो हम उस प्रतिस्पर्धा से, वैश्विक प्रतिस्पर्धा से बाहर थे। इज दैट क्लियर? तो हमको लिबरलाइजेशन, फिर प्राइवेटाइजेशन मतलब निजीकरण। यहाँ पर जो प्रोडक्शन है वो गवर्नमेंट के हाथ की बजाय निजी हाथों में आना चाहिए था। राइट, और वैश्वीकरण का मतलब ग्लोबलाइजेशन, पूरे विश्व के लिए बाजार खुले होने चाहिए। राइट, तो ये हमने, चूँकि नया नया देश आज़ाद हुआ था, हमें भी बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं था, एक तरह से यूँ कह सकते हैं, व्यापार करने का। और उसका रिजल्ट, उसके परिणाम ये रहे कि 1990 तक आते आते हमारे देश का बहुत जो है भारी मात्रा में सोना जो है क्या हो गया, गिरवी रख गया। चंद्रशेखर साहब की जब सरकार आई थी शायद 90 के आसपास, तो पता चला कि हमारा जो है बहुत बड़ा सोना विदेशी बैंकों के पास, विश्व बैंक के पास जो है क्या हो गया, गिरवी हो गया। और देश की जो कमर थी वो आर्थिक रूप से पूरी तरह से टूट चुकी थी, फिनेंशियल कंडीशन बहुत बैड हो गई थी, और देश पर एक बहुत बड़ा कर्ज जो है हो गया था। जैसे आपने अक्सर सुना होगा, भारत पर कर्जा है, बच्चा बच्चा कर्जदार है, लाइक दैट। तो मतलब हर प्रति व्यक्ति पर लाखों रुपए का कर्जा हुआ करता था। इज दैट क्लियर? इस समय है, एग्जैक्टली। तो कहने का मतलब ये है कि अब तो ये 8,000 रुपये प्रति व्यक्ति आ रहा है। मतलब अगर आज की डेट में भारत में बच्चा जन्मेगा तो 8,000 रुपये का कर्ज ले करके जन्मा है। राइट, लेकिन ये पहले कभी 90 की दशक की अगर हम बात करें तो इस दशक में भारत में जन्म लेने वाला बच्चा लाखों का कर्जदार हो जाता था पैदा होते ही, कि उसे इतना भारत का कर्ज चुकाना है। तो हमारा जो है, चूँकि हम एक कुएं के मेढक की तरह थे, चूँकि हमारा व्यापार जो है भारत के अंदर विद इन इंडियन टेरिटरी ही सीमित था। अब इन सीमाओं का उल्लंघन करके हमें बाहर जाना था, दूसरे देशों के साथ व्यापार करना था। तो
90 तक जो है 1990 तक जब हमने देखा कि भारत बहुत ज़्यादा कर्ज में आ गया, तो 1991 में भारत के जो प्रधानमंत्री थे पीवी नरसिम्हा राव, नाम सुना है कभी? क्यों भाई? पीवी नरसिम्हा राव, इनका पूरा नाम वैसे पामुलपत्ती वेंकट रमन है। ये प्रधानमंत्री बने और डॉक्टर मनमोहन सिंह, डॉक्टर मनमोहन सिंह ये उस समय के फाइनेंस मिनिस्टर बने। अब जहाँ तक सवाल डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब का है, तो डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब हमारे देश के प्रधानमंत्री भी रहे हैं। नरेंद्र मोदी साहब से पहले जो है वही हमारे देश के प्रधानमंत्री हुआ करते थे। तो डॉक्टर मनमोहन सिंह जो है को व्यक्तिगत, मैं क्या, इस देश का प्रत्येक इंटेलेक्चुअल, मतलब कोई भी इंटेलेक्चुअल पर्सन होगा वो इतना ज़रूर जानता होगा कि मनमोहन सिंह साहब के बारे में कि ये अर्थशास्त्र के कुरुक्षेत्र में पितामह भीष्म है। हाँ, बहुत बड़े इकोनॉमिक्स थे। अब जब जो है नरसिम्हा राव साहब ने देश की आर्थिक गति, देश को आर्थिक गति देने का काम इनको सौंप दिया, तो इन्होंने नई आर्थिक नीति बनाई। कब? 1991 में। ठीक है, 1991 में इन्होंने नई आर्थिक नीति के तहत लिबरलाइजेशन किया। लिबरलाइजेशन मतलब लिबरल को हमने अभी क्या बताया? फ्रीडम, या इसका मतलब उदार भी होता है कि भाई जैसे थोड़ा सा उदारता दिखाइए। जो पहले क्या थी, बाजार में जो एक कठोरता थी, अब कठोरता दिखाने, उदारता का मतलब अगर दूसरी भाषा में कहें, थोड़ा सा व्यापारियों पर दया भी कीजिए, मर्सी। इज दैट क्लियर? तो यहाँ पर व्यापारियों पर बात दया करने की आ गई कि आप व्यापारियों के प्रति अगर सरकार दयावान हो जाए, राइट, तो क्या हो जाएगा? व्यापारी जो है क्या करेंगे? ग्रो करेंगे। अगर व्यापारी का व्यापार ग्रो करेगा तो देश का विकास होगा, राइट। तो यहाँ पर लिबरलाइजेशन, प्रिवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, राइट, इन तीन टर्म पर नई आर्थिक नीति के तहत नरसिम्हा राव साहब ने काम किया। इज दैट क्लियर? तो यहाँ पर उन्होंने पहली बात तो ये है कि व्यापार में लगे जो सरकारी प्रतिबंध थे उन प्रतिबंधों को हटा दिया, राइट, कि भाई ठीक है, लाइसेंसिंग प्रोसीजर्स है वो ख़त्म किया जाता है और आप इजी वे में एंट्री कर सकते हैं व्यापार करने के लिए। अभी भी लाइसेंसिंग प्रोसीजर है, लेकिन अब लाइसेंसिंग प्रोसीजर ना तो टफेस्ट है, और जहाँ पर कुछ नियम हैं सरकार के वो कुछ कंपनियों के लिए हैं, जैसे कि हजार्डियस केमिकल इंडस्ट्रीज़, जहाँ पे ख़तरनाक जो है केमिकल इंडस्ट्रीज़ हैं, उसके लिए आपको स्पेशल लाइसेंस और गवर्नमेंट की जो है गाइडलाइन वहाँ पे काम करती है कि आप किस तरीके से काम करेंगे। तो हजार्डियस केमिकल इंडस्ट्रीज़, मेडिकल्स, जो मेडिकल के जो इंस्ट्रूमेंट्स या मेडिसिन्स बनती है वो गवर्नमेंट की देखरेख में बनती है, राइट, उसमें गवर्नमेंट का हस्तक्षेप होता है। तीसरा आपका जो है सिगरेट जो बनती है उस पर कुछ प्रतिबंध लगे हुए हैं, राइट। और शराब जो बनती है तो शराब पर भी जो है क्या है, गवर्नमेंट का प्रतिबंध है, उसके प्रोडक्शन में भी और उसकी सेल्स में भी। भाई अगर हम शराब बेचना चाहें तो ऐसा नहीं है कि हम दुकान एक खोलें और दुकान खोल करके और सारे ब्रांड रख करके बैठ जाएं, आ जाओ भाई पियो आ करके जिसको पीना है, या तो अभी हम शराब पर, और जो है जो डिफेंस वाले हैं या आर्म्स फैक्ट्रीज हैं ये अभी भी गवर्नमेंट के अधीन। इज दैट क्लियर? लेकिन बाकी चीज़ों पर लगे सारे प्रतिबंधों को जो है क्या किया, हटा दिया, ठीक। तो यहाँ पर गवर्नमेंट हो गई लिबरल। अब लिबरल हो गई, अब बात आती है कि दूसरी की अब गवर्नमेंट ने ये तो हटा दिया, अब यह है कि इसको प्रोडक्शन करने वालों की ज़रूरत है, काम करने वालों की ज़रूरत है, फैक्ट्री या इंडस्ट्री सेटअप करने वालों की ज़रूरत है। अब सेटअप करने वालों के लिए क्या चाहिए था
पैसा भी तो होना चाहिए, हैं? जब हम कोई बिजनेस शुरू करते हैं तो हम कितने, यहाँ पर एक एम ले लीजिए, ठीक है। बिजनेस शुरू करने से पहले हमें किस चीज़ की ज़रूरत होती है? एम फॉर मनी, पैसा होना चाहिए। पैसे के साथ साथ हमें क्या चाहिए? मेन पावर चाहिए, आदमी चाहिए, राइट, हैं? और फिर क्या चाहिए? मार्केटिंग चाहिए, राइट, मार्केट चाहिए। तो यहाँ पर हमको मनी की भी नीड थी और मनी से ही जो है क्या मिलेगा? मेन मिलेगा, राइट। व्यापारी, अगर हम व्यक्ति भी खरीदेंगे, अपने यहाँ काम करने वाले खरीदेंगे या हायर करेंगे वर्कर्स को, तो किससे हायर होंगे? पैसे से हायर होंगे। हम राइट और रॉन्ग? और फिर अगर हमने कोई प्रोडक्शन किया है तो फिर उसको जो है मार्केट में कैसे लॉन्च करें? इज दैट क्लियर? तो यहाँ पे हम मनी, मेन, मार्केट, ये इन पर जो है हमें फोकस करना था। तो अब इसके लिए पैसा कहाँ से आए? अब पैसा दो तरीके से आता है। एक तो ट्रेडिशनल हमारा तरीका क्या है कि भाई हम अपनी फैक्ट्री लगाने जा रहे हैं, हमारे पास जो हमारी पुश्तैनी ज़मीन है, कुछ पुश्तैनी ज़मीन को बेच करके और कुछ ज़मीन पर फैक्ट्री लगा दें, राइट। व्यापार में घाटा हो गया तो सल्फास खा के खुद भी ख़त्म हो जाओ। ज़मीन तो गई, व्यापार में घाटा हुआ, खुद भी आदमी, जब आदमी के पास नुकसान हो जाता है तो उसके पास और कोई रास्ता दिखाई नहीं देता है। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका, हम पहले जो है साहूकारी लोन लिया करते थे। साहूकारी लोन का मतलब हम किसी बड़े आदमी के पास गए, कैपिटलिस्ट के पास गए, पूंजीपति के पास गए, उससे कहा कि भाई हमारा ये प्रोजेक्ट रिपोर्ट है और इस प्रोजेक्ट को हमें लगाने के लिए इतना पैसा चाहिए। उसने कहा भाई ठीक है हम दे देंगे, लेकिन हमें 3% पर जो है हम देंगे, हैं। अब 3%, उसका 3% का मतलब जानते हो? 3% अगर उसने मंथली के हिसाब से दिया तो आपको महंगे दरों पर लोन मिला जा करके 36% पे, क्योंकि साल में तो आपका 36% जाएगा, राइट। तो साहूकारी लोन लिया तो फिर आप प्रतिस्पर्धा में आ ही नहीं सकते हैं, मार्केट में कहाँ सर्वाइव कर पाएंगे, क्योंकि आप कोई चीज़ बना रहे हैं, जिस चीज़ का भी आप प्रोडक्शन कर रहे हैं, आप इकलौते तो हैं नहीं भारत में प्रोडक्शन करने वाले। मान लीजिए लेट सपोज आप एक साबुन ही बना रहे हैं और टॉयलेट साबुन बना रहे हैं, नहाने का साबुन बना रहे हैं, तो टॉयलेट सॉप बनाने वाले आप अकेले तो हैं नहीं, मार्केट में और भी लोग हैं, उनको भी कंपटीशन भी तो बीट करना है, राइट। तो अगर अब देखिए आपने इतने महंगे दर पर लोन ले लिया, 36% आपको देना है, फिर कंपटीशन को फाइट करना है, तो अगर नहीं सर्वाइव कर पाए तो ये जिससे आपने लोन लिया है महंगे दर पे, वो तो आपकी ज़मीनें तक बेच लेगा। अब ज़मीन बेच लेगा तो फिर वही बात, पारिवारिक कलह और सामाजिक कलह। समाज में एक व्यक्ति हंसी का पात्र बना और जो है क्या कहते हैं, परिवार में कलह। व्यक्ति के पास सुसाइड करने के अलावा और कोई रास्ता बचता नहीं था, राइट। तो ये जो चीज़ों को, इन तमाम चीज़ों से निजात पाने के लिए सरकार ने नई आर्थिक नीति के तहत क्या किया? नई आर्थिक नीति के तहत क्या किया कि प्रिवेटाइजेशन कर दिया। किस चीज़ का? अब जो है यहाँ पे बैंकिंग सेक्टर्स में हम आ गए, कैसे? प्राइवेट में, जो कि नेशनलाइज बैंकें पहले भारत में हुआ करती थी, राष्ट्रीयकृत, जो केवल सरकार की ही बैंकें काम कर रही थी, अब व्यापार के क्षेत्र में कौन सी आ गई? प्राइवेट बैंक आ गई, राइट। जैसे बैंक ऑफ अमेरिका, बैंक ऑफ चाइना, बैंक ऑफ रसिया, राइट। और इवन देन जैसे ICICI बैंक, HDFC बैंक, एक्सिस बैंक, लाइक दैट। कुछ इंडियंस, कुछ विदेशी प्राइवेट बैंकें भारत में आ गई। अब प्राइवेट बैंकें जब भारत में आ गई तो व्यापारियों के लिए, आपने देखा होगा एक 1980-90 तक लोग जो है कर्ज लेना नहीं जानते थे। पहले आदमी जीवन भर नौकरी करता था, जब बुढ़ापा आ जाता था, जब वो रिटायर होता था, तो बुढ़ापे में घर आकर के रिटायरमेंट के पैसे से अपना पुश्तैनी घर सही करवा करके क्या लेता था? घर लेता था। आज देखिए विकास कितनी तेजी से होता है कि आज एक बच्चा आज नौकरी ज्वाइन करता है, चाहे वो किसी जो है
मल्टीनेशनल कंपनी में ज्वाइन करे या नेशनल कंपनी में ज्वाइन करे या किसी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में, छोटी कंपनी को ज्वाइन करे या बड़ी कंपनी को ज्वाइन करे, डिपेंड करता है उसकी सैलरी क्या है। जैसे ही उसने देखा कि हमारी सैलरी 70,000 रुपीज़ पर मंथ है, राइट, किसी भी कंपनी में ज्वाइन किया है उसने, चाहे मल्टीनेशनल, प्राइवेट, लिमिटेड किसी भी तरह की, तो प्राइवेट बैंकें उस पर नज़र रखती हैं, उससे तुरंत कहती हैं सर आपकी सैलरी तो ठीक ठाक है, 70,000 रुपये है, या जिस बैंक में आपका सैलरी अकाउंट है वही बैंक आपको तुरंत अप्रोच करता है, सर घर खरीद लीजिए, सर घर खरीद लीजिए। पहले क्या था, एक पिता के 5 बेटे हैं, पांचों नौकरी कर रहे हैं, और जब वो रिटायरमेंट होकर के आएंगे बुढ़ापे में, तब उसी पुश्तैनी ज़मीन को, उस पुश्तैनी घर को सही करवाएंगे, या किसी ने ज़्यादा पैसा कमा लिया रिटायरमेंट के आते आते और रिटायरमेंट का ठीक ठाक अमाउंट मिल गया, तो उस रिटायरमेंट के अमाउंट से उसने कोई नया घर खरीद लिया, यही होता था। लेकिन आज तो बच्चा जैसे ही कमाना शुरू करता है वैसे ही वो अपनी सैलरी के हिसाब से 2 ही 4 महीने की सैलरी जहाँ उसको मिलती है तो बैंक अप्रोच करने लगती है। तो अगर उसके पास मोटरसाइकिल नहीं है तो मोटरसाइकिल खरीद लेगा, कार नहीं है तो कार खरीद लेगा, और जो है घर अगर नहीं है उसने, अगर उसका ड्रीम है कि उसे घर खरीदना है तो उसे घर मिल जाता है। क्यों मिल जाता है? क्योंकि आर्थिक क्षेत्र में, बैंकिंग के क्षेत्र में प्राइवेटाइजेशन हो गया, प्राइवेट बैंकें भारत में काम करने लगी, कुछ भारत की, कुछ विदेशी बैंकें भी भारत में आ गई, ठीक है, और इन्होंने पैसा देना खुल करके, जी खोल करके पैसा देना शुरू किया कि भाई आइए, जॉब होना चाहिए, आपके पास रिटर्न अच्छा प्रोफाइल है, आप ले जाओ लोन, ठीक है। अब इसके बाद ग्लोबलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन की अगर हम बात करें तो वैश्वीकरण। अब हम यहाँ पर जो भी प्रोडक्ट बना रहे थे पहले इंडिया में, तो उसको हम कंज्यूम करने की कोशिश करते थे भारत के बाजार में, राइट। अब चूंकि हमने कहा कि नहीं, अब हम भारत में ही कंज्यूम नहीं करेंगे, हम इसको क्या करेंगे, एक्सपोर्ट कर देंगे किसी भी देश को, राइट। तो आज हम भारत में कोई चीज़ बनाते हैं, आपने देखा होगा हमारे यहाँ एक्सपोर्ट की बहुत सारी कंपनियाँ खुली हुई हैं, जिसमें बहुत सारा मेन पावर जो है इंगेज रहता है। वहाँ कपड़े बनते हैं और वो कपड़े जो है कहाँ जाते हैं, सऊदी अरबिया जाते हैं, ब्रिटेन जाते हैं, मतलब डिफरेंट कंट्रीज़ को हम जो है क्या, अपने भारत के बने हुए कपड़े पहुँचाते हैं। इज दैट क्लियर? अच्छा, उसमें क्या है, पहले हमने बताया कि हम पर टैक्स की मार बहुत ज़्यादा पड़ती थी। हमने फिर यहाँ उदारीकरण नीति के तहत हमने क्या किया, जो टैक्स बहुत ज़्यादा इम्पोज कर रखा था हमने किसी चीज़ के इंपोर्ट पर और किसी चीज़ के एक्सपोर्ट पर, तो उस एक्साइज ड्यूटी को हमने बहुत लेस कर दिया। मतलब सरकार ने कहा कि हम बहुत कम फ़ायदा लेंगे। जब आप कम प्रॉफिट लेते हो तो चीज़ें क्या होती हैं, सस्ती होती हैं। भाई उसकी प्रोडक्शन कॉस्ट जो है, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है, वो बहुत कम हो जाएगी। जब मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कम हो जाएगी तो क्या कहते हैं, हम प्रोडक्शन जो है ज़्यादा होगा, फिर हम टैक्स के जो है बोझ तले जो दब रहे थे वो टैक्स कम हो गया, तो हमें जो है एक्सपोर्ट इंपोर्ट करने में क्या होने लगा, आसानी होने लगी, राइट। तीसरी एक, चौथी एक और भी बड़ा काम किया लिबरलाइजेशन के तहत, कि सरकार ने कहा कि हम अपना रुपया डॉलर के मुकाबले में थोड़ा, या विदेशी मुद्रा जो है उसके मुकाबले में थोड़ा कम कर देंगे। अब आज की डेट में अगर मैं कोई प्रोडक्ट बनाता हूँ इंडिया में, और अमेरिका, अगर वो इंडिया के INR में देखा जाए, अगर वो 100 रुपये का है, ठीक, अगर कोई प्रोडक्ट हमारा इंडिया में 100 रुपये का पड़ रहा है, ठीक है। अब अगर हम अमेरिका में इसको जो है एक्सपोर्ट कर दें तो $1, हाँ, तो वहाँ पर उसको कितना पड़ा, उसको बहुत सस्ता पड़ गया। हमारा तो, हमको तो 100 रुपये ही मिल रहे हैं, और उसका तो 1 ही रुपया हुआ, तो उसको खरीदने में आसानी, हमें बेचने में आसानी। और अगर हमको, चूँकि जो हमने 100 रुपये में अगर वहाँ पे दे रहे हैं, तो जाहिर सी बात है यहाँ पर हमारी कॉस्ट वही
30-40 रुपए आ रही होगी, हैं, तो हम 60 रुपए तो कमा रहे हैं उससे, राइट। तो मार्केट जो है में जब हमने ये लिबरलाइजेशन किया, उदारीकरण किया व्यापारियों के प्रति, तो मार्केट में हम क्या आ गए, उभर करके आ गए। फिर टैक्स में कम किया तो हमने क्या किया कि हमारा जो मार्केट है ग्लोबल मार्केट हो गया। अब हमने पूरे विश्व को जो है अपना क्या बना लिया, बाजार बना लिया। पहले हम बाजार बंद करके रह गए थे कि चाइना के जो है प्रोडक्ट हम इंडिया में खरीद रहे हैं, यूज कर रहे हैं, राइट। और पहले तो हम सिर्फ बाजार थे, अब हमने क्या किया, हम बाजार तो हैं ही, लेकिन बाजार के साथ साथ हमने अपने लिए पूरे विश्व को क्या बना लिया, अपना बाजार बना लिया। तो नई आर्थिक नीति के तहत, अच्छा, प्राइवेटाइजेशन के सेक्टर में जो ये बैंकें आई, इनका बहुत बड़ा योगदान रहा विकास में। जैसे कि अभी हमने एक एग्जांपल दिया कि आपको अगर घर खरीदना है तो बस आज नौकरी ज्वाइन कीजिए, 2-3 सैलरी आपके पास अकाउंट में आई, नहीं तो जिस एक बैंक में आपका अकाउंट है, सैलरी अकाउंट, वही आपको अप्रोच करने लगेगा, राइट। तो ये क्या कहते हैं, हम धीरे धीरे जो है क्या होने लगा, देश का विकास होने लगा। अब हम वैश्विक प्रतिस्पर्धा में आ गए, राइट। तो ये सब किसकी वजह से, नई आर्थिक नीति जो है क्या, लिबरलाइजेशन की सरकारें उदार हुई, हमारे जो है हम पर लगे, व्यापार में लगे तमाम प्रतिबंधों को हटा करके सरकार हमारे प्रति उदार हुई। अब हम अपनी मर्जी से, अपनी स्वेच्छा से, अपने तरीके से, सेल्फ डिस्क्रिशन से क्या कर सकते हैं, प्रोडक्शन कर सकते हैं। जब अब एक चीज़ हमेशा याद रखो, जब प्रोडक्शन, ये महंगाई क्या होती है, महंगाई कब होती है और होती क्या है कि मार्केट में जो चीज़ शॉर्ट होगी, मार्केट में जो चीज़ शॉर्ट होगी और उसकी डिमांड अगर ज़्यादा है, डिमांड ज़्यादा है तो क्या होगा, डिमांड, महंगाई होगी। मान लीजिए इसको एक एग्जांपल्स के तौर पे समझो कि जस्ट सपोज मार्केट में किसी एक लोकल बाज़ार को ले लो, उस लोकल बाज़ार में अगर प्रतिदिन एक ट्रक आलू या पोटैटो जिसको बोलते हैं, राइट, एक ट्रक पोटैटोज की खपत है, ये पर डे, राइट। और किसी दिन सपोज करो वो ट्रक ना आ पाए, किसी वजह से वो ट्रक ना आ पाए, तो अब मान लीजिए मार्केट में एक ट्राली या मतलब हाफ ट्रक ही माल रखा है, ठीक है, और खपत कितनी है, कंजप्शन कितना है, पूरे 1 ट्रक का। अब है यहाँ पे हाफ ट्रक, तो डिमांड क्या हो गई, ज़्यादा हो गई, और माल जो है क्या है, कम है। तो डिमांड जब बहुत ज़्यादा होती है और चीज़ें कम होती हैं तो प्राइस बढ़ जाता है। चूँकि आलू बेचने वाला फिर क्या कहेगा, भाई देख बहुत ज़्यादा मांग है, आलू की मारा मारी है, 40 रुपये किलो मिलेगा, ख़रीदना है तो ख़रीदो, 50 रुपये किलो मिलेगा, ख़रीदना है तो ख़रीदो, क्योंकि माल ही नहीं है मार्केट में। हाँ, तो कोई भी चीज़ होती है, सेम ग्लोबल मार्केट में भी होता है। जब कोई चीज़ प्रोडक्शन उसका कम होगा, माल कम होगा, डिमांड जो है ज़्यादा होगी, तो प्राइस क्या होगी, हाइक होगी। अच्छा, सेकेंड थिंग, अगर माल भी पर्याप्त मात्रा में है, माल जो है पर्याप्त मात्रा में है, लेकिन उसके प्राइस ही लो हो तो भी डिमांड ज़्यादा बढ़ जाती है। जब कोई चीज़ की कीमत गिरती है तो डिमांड ऑटोमेटिक बढ़ जाती है। तब लोग यूँ लेते हैं कि ज़रूरत तो नहीं है, चल डाल लेते हैं, हैं, ज़रूरत तो है नहीं लेकिन चल डाल लेते हैं। अब मान लीजिए कि आप जो है मार्केटिंग करने गए और टहलने गए, आपके पास पर्याप्त कपड़े हैं, ठीक है, लेकिन आपको कोई ब्रांडेड पैंट जो मार्केट में 2500 रुपये का है, 2500 रुपये का पैंट है, और वो आपको 1200 में मिल जाए, कहीं पर इस तरह की सेल लगी हो कि 1200 में या 700 में या 1000 में। अब उस पैंट को आप खरीदने नहीं गए थे,
राइट। आप तो एक मॉल घूमने गए थे, आपकी नज़र पड़ गई कि अरे, आप तुरंत कहेंगे अरे भैया सुनो यार, ये तो हमने देखी थी परसों, ये 2500 की मिल रही थी, यहाँ 1200 की मिल रही है। तो अब वो प्रोडक्शन, चूँकि उसकी प्रोडक्शन कॉस्ट बहुत कम हो गई होगी, अब जिसकी प्रोडक्शन कॉस्ट कम आई है तो उसने सोचा यार माल स्टॉक में बहुत ज़्यादा हो गया है, एक काम करते हैं इसको जो है, हाँ इसको डिस्काउंट कर देते हैं। और डिस्काउंट में भी उसने क्या किया, एक बम्पर ऑफ़र दे दिया। बम्पर ऑफ़र दे दिया तो उसमें जो है, जो लोग जो ज़रूरतमंद हैं वो तो लेंगे ही लेंगे, जिनको ज़रूरत नहीं है वो भी कह देते हैं कि चल यार दे दे 1-2 पीस। हाँ, अब पता चला आप गए तो थे मार्केट यूँ ही टहलने, वहाँ से ख़रीदारी करके चले आए। तो इसका फ़ायदा हमको नई आर्थिक नीति के तहत देखने को मिला। कब? जब नई आर्थिक नीति के तहत सरकारें लिबरल हुई, व्यापार पर लगे आर्थिक प्रतिबंधों को हटा दिया और जो है निजीकरण किया। जो राष्ट्रीय बैंकें थीं उनको जो है किस में ले आए, निजी क्षेत्र में ले आए। यहाँ पर निजी कंपनियों को बल मिला, राइट। और ग्लोबलाइजेशन, विश्व का बाजार खोल दिया कि आप वैश्विक प्रतिस्पर्धा में, मतलब ग्लोबल कंपटीशन में आप आ जाएं और ग्लोबल कंपटीशन में आप काम करें, राइट। और इसके लिए सरकार ने अपनी जो ह्यूज अमाउंट ऑफ टैक्स जो वसूलती थी, उस टैक्स में जो है क्या किया, कमी की, टैक्स की दरों को घटा दिया। इज दैट क्लियर? तो यहाँ पर एलपीजी, आई थिंक मुझे लग रहा है अंतर्राष्ट्रीय संबंध में समझ में आ रहा होगा, आया भी होगा कि लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। अब इसी में एक किस्सा और समझ लीजिए। आपको याद होगा कि अभी कुछ समय पहले तक, अब एक टेलीकॉम इंडस्ट्री से इसका एक एग्जांपल लेते हैं, राइट। टेलीकॉम इंडस्ट्री, भारत में टेलीकॉम इंडस्ट्री के नाम पर यहाँ पर केवल बीएसएनएल या महानगरों में एमटीएनएल, राइट, यही 2 कंपनियां काम करती थी और ये दोनों ही भारत सरकार की थी, राइट। सिम लेने जाते थे तो बीएसएनएल की सिम खरीदने के लिए, एमटीएनएल की सिम खरीदने के लिए, और नहीं अभी कहाँ, अभी तो हम सिर्फ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ट्रेड पर बात कर रहे हैं। तो बड़ी लंबी लाइन लगती थी, वो दौर तुमने नहीं देखा है, हमने देखा है 2000 या 90 के दशक में, या घर में किसी के यहाँ टेलीफोन होता था तो गांव में शायद किसी एक आदमी के पास होता था। फिर 2000 आते आते एक क्रेज आया एसटीडी पीसीओ का, चूँकि प्राइवेट कंपनियाँ इसमें टेलीकॉम इंडस्ट्री में आ चुकी थी, राइट। प्राइवेट कंपनियों में बहुत सारी कंपनियां आई, जैसे हाच, एयरटेल, राइट, आइडिया। ये कंपनियां जब मार्केट में आने लगी तो सरकारी जो कंपनियों का लोड था वो कम होने लगा, घर घर जो है टेलीफोन लगने भी लगे। इज दैट क्लियर? किसी ने अपने घर में एयरटेल का लगा लिया। पहले क्या था, बीएसएनएल का टेलीफोन लगवाने के लिए अप्रोच करो, फिर अपनी आप प्रोफाइल बताओ, अपनी प्रोफाइल के बाद फिर आप उस लेवल के हैं, आप दे पाएंगे मंथली, और कुछ रेंटल भी जाता था इसमें, घर में टेलीफोन रखने का मंथली रेंटल भी जाता था। इज दैट क्लियर? तो जिसके यहाँ टेलीफोन लगा होता था वो बड़ा आदमी, बहुत बड़ा आदमी होता था, और टेलीफोन लगाता भी कौन था, बड़ा आदमी ही लगाता था, जिसका व्यापार होता था। इवन देन हमने सर्विस क्लास लोगों के घरों में भी टेलीफोन नहीं देखा है। सर्विस क्लास लोगों के घरों में टेलीफोन केवल गजटेड ऑफिसर्स जो हुआ करते थे शायद उनके घरों में होता था। इज दैट क्लियर? तो ये प्राइवेट जब सेक्टर्स में, प्राइवेट सेक्टर्स में निजी कंपनियां जब आ गईं तो घर घर टेलीफोन की सुविधा होने लगी। लोग, एक आम आदमी भी अपने घर में टेलीफोन लगाने लगा। अब देखिए, कास्ट कम की बात कर रहे हैं तो हम यहाँ पे एक चीज़ बता रहे हैं, फिर बीच में रिलायंस आता है, और रिलायंस ने का स्लोगन है, आपको पता है शायद क्या है, कर लो दुनिया मुट्ठी में, कर लो दुनिया मुट्ठी में। तो ये 2000 के दशक की बात है। रिलायंस मार्केट में आया टेलीकॉम इंडस्ट्री में, और उसने उस समय जो भी फ़ोन खरीदते थे उसका रेंटल लगता था, जो हम मोबाइल फ़ोन लेते थे उसका रेंटल लगता था, इनकमिंग और आउटगोइंग दोनों का पैसा लगता था।
तो रिलायंस जब मार्केट में आया तो उसका स्लोगन था कि कर लो दुनिया मुट्ठी में। अब मुट्ठी में करने के लिए रिलायंस ने क्या किया कि पहला काम तो ये किया कि उसने अपने पहले टेलीफोन बेचे और यही मतलब मोबाइल फ़ोन, और ये कर दिया कि रेंटल फ्री कर दिया। पहले रेंटल फ्री किया, फिर उसने इनकमिंग फ्री कर दी। ठीक है, देखिए दुनिया कैसे मुट्ठी में हो रही है। रेंटल फ्री कर दिया, इनकमिंग फ्री कर दी हैं। फिर यहाँ पर पहले क्या होता था, हर महीने क्या हो जाता था, रिचार्ज ना करवाओ तो फ़ोन बंद हो जाता था, ना इनकमिंग होगी ना आउटगोइंग होगी। फिर लाइफ टाइम फ्री कर दिया इसने, जो इनकमिंग रहेगी हमारे फोन में इनकमिंग तो आती थी अब, हाँ, तो लाइफ टाइम इनकमिंग फ्री की इसने। ठीक है, अब देखिए मार्केट में कंपटीशन ही तो बढ़ा रहा है। आओ बेटा कौन आ रहा है, अब टेलीकॉम इंडस्ट्रीज उस अपने तरीके से आई थी, बहुत बड़ा मुनाफा कमाने आई थी, इसने लाइफ टाइम इनकमिंग फ्री की। फिर इसने कर लो दुनिया मुट्ठी के तहत, स्लोगन के तहत इसने कहा कि हम एक रिक्शे वाले तक को क्या दे देंगे, मोबाइल फ़ोन दे देंगे। हमारे देश में रिक्शा वाला भी मोबाइल फ़ोन रखेगा। 2002 के आसपास या 2000 के आसपास इसने 501 रुपये में मोबाइल दिया कि भाई 501 रुपये लाओ और क्या ले जाओ, मोबाइल ले जाओ। क्योंकि मोबाइल खरीदना उस समय, जो उस डिवाइस को खरीदना, एक साधारण सा डिवाइस भी 8-10 हज़ार रुपये का, 6 हज़ार का, 7 हज़ार का, 10 हज़ार का, 12 हज़ार का आता था साधारण। ठीक है, अब जब इसने 501 में देने की कह दी तो लोग दौड़ पड़े, मार्केट में टूट पड़े। कोई चीज़ हम 6 हज़ार की खरीद रहे हैं, वो 6 हज़ार की चीज़ हमको 501 में मिलेगी तो कौन नहीं खरीदेगा। अब हुआ क्या, ऐसा नहीं कि रिलायंस के जो मिस्टर धीरू भाई अंबानी हैं या मुकेश अंबानी हैं, अनिल अंबानी बस सोते सोते गए और जाकर के ऐलान कर दिया। मार्केट की पहले एनालाइज होती है। एनालाइज करने के लिए उन्होंने क्या किया, पहले अपने मार्केटिंग हेड, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के साथ मीटिंग की और कहा कि यार भारत की पॉपुलेशन कितनी है, तो बोले इतनी है। मोबाइल के यूजर कितने हैं, तो बोले इतने हैं। अच्छा ये बताइए कि हमारे एक डिवाइस को बनाने की कॉस्ट क्या आती है, तो मार्केटिंग डायरेक्टर ने कहा 700-650 रुपये आती है। उसने कहा ठीक है 2 करोड़ डिवाइस बना दो। क्या कर दो, 2 करोड़ डिवाइस बना दो। अरे साहब कैसी बात कर रहे हो, 2 करोड़ डिवाइस कहाँ कंज्यूम करेंगे। अरे भैया देश के 20% लोग मुश्किल से हैं जो क्रीमी लेयर में हैं, और वो लोग मोबाइल यूज कर रहे हैं। अगर 20 नहीं यूज कर रहे होंगे तो 16-17% तो यूज कर ही रहे होंगे, और ये 3% लोगों के भरोसे पर हम 2 करोड़ डिवाइस बनाए, सर मार्केट में नुकसान हो जाएगा। तो चूंकि जो कंपनी का हेड होता है बड़ा प्रोस्पेक्टिव माइंड होता है कभी कभी, और चूंकि कंपनियां कभी मालिक से नहीं चलती हैं, उसके सलाहकारों पर चलती हैं जिनको लाखों रुपए सैलरी देते हैं। गलत तो नहीं कह रहा हूँ। तो उन्होंने कहा नहीं, आप बनाइए और फिर हम बताएंगे इसको मार्केट में कैसे लॉन्च करना है। अब जब 2 करोड़ सेट हैंड सेट बन गए तो उन्होंने कहा कि 501 रुपये में बेच दो। तो यार ये तो घाटे का सौदा हो गया। जिसकी कॉस्ट जो है 650 रुपये आ रही है, उसको आप 501 रुपये में बेच रहे हो, मतलब पर डिवाइस आप 149 रुपीज़ का जो है क्या कर रहे हो, लॉस उठा रहे हो। राइट। तो कंपनी में जो थे वो डायरेक्टर्स बोले कि साहब ये तो बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा। बोले बिल्कुल लॉस नहीं होगा। मार्केटिंग एक्सपर्ट जो होते हैं, जो मार्केटिंग एडवाइज़र होते हैं, बोले लॉस नहीं होगा। जो फिनांस एडवाइज़र होते हैं वो उन्होंने कहा बिल्कुल लॉस नहीं होगा, आप सिर्फ लॉन्च करो। 501 रुपये में फ़ोन खरीद करके कोई व्यक्ति कभी भी उसको जेब में रख करके दिखाता नहीं घूमेगा, रिचार्ज भी करेगा। और पहले आपको पता है कि रिचार्ज का कूपन 10 रुपये, 15 रुपये, 20 रुपये, 25 रुपये इस तरह के कूपन मिला करते थे, और उसमें कॉल की चार्जेज हुआ करती थी। राइट।
तो जब लोगों ने खरीदा और 1 साल के बाद जब ऑडिट हुआ कंपनी का, तो कंपनी को बहुत बड़ा प्रॉफिट हुआ। कहाँ पे? यहाँ पे उसने डिवाइस को सस्ता करके बेच दिया, लेकिन रिचार्ज में उसने पैसा कमा लिया, राइट। तो उसने 2 करोड़ लोगों को अपना क्या बना लिया? कस्टमर बना लिया। ये है मार्केट। अब इसके बाद फिर जो है रिलायंस ने कुछ दिन बाद फिर एक नई स्कीम निकाली कि रिलायंस टू रिलायंस फ्री कॉल रहेगी। उसने 2-3 करोड़ सेट हैंडसेट फिर बनवाए और कहा कि अब जो है कैसे बेचें, अब तो मार्केट सैचुरेट हो गई। बोले नहीं, सैचुरेट हुई है। अब आप एक काम कर दो, रिलायंस टू रिलायंस फ्री कर दो, रिलायंस टू रिलायंस फ्री। तो भैया रिलायंस टू रिलायंस फ्री, अब जिसके पास एक फ़ोन था, मेरे पास, अब घर में फ़ोन करना है, तो हमारी पत्नी के पास फ़ोन नहीं था, तो हमने सोचा अरे चल ठीक है, रिलायंस टू रिलायंस ही तो करना है, कम से कम घर में बात होती रहेगी, कोई पैसा भी नहीं लगेगा। अब ये नहीं पता है कि हमने इस लालच में सिर्फ पत्नी से बात करने के चक्कर में दे तो दिया, लेकिन पत्नी 4 जगह और भी करेगी, सबके पास रिलायंस नहीं होगा, उसके लिए तो रिचार्ज करवाएगी। जब उसके पास फ़ोन आ जाएगा तो अपने भाई से बात करेगी, अपने भतीजों से बात करेगी, अपने रिश्तेदारों से बात करेगी, और जिससे बात करेगी तो रिचार्ज भी करवाएगी, हैं। फिर फ़ायदा हुआ। एक टाइम और भी था कि 9 बजे से लेकर के सुबह 6 बजे तक रात में फ्री रहेगी। तो उस समय के हमारे उस टाइम के जो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड थे, रात भर लगे रहते थे फ़ोन पर। तो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड जब लगे रहते थे कि भाई अरे फ्री है, चिंता ना करो। अब जो आदमी रात भर बात की है, तो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड की बात कभी ख़त्म होती ही नहीं है। 4 बजे गहरी नींद आने लगी तो सवेरे फिर रिचार्ज करवा के मिलाएगा, राइट। तो इस तरीके से रिलायंस ने देखिए कितने ज़बरदस्त तरीके से मार्केट पर जो है अपना कैप्चर किया। और अभी लेटेस्ट एग्जांपल आपने देखा होगा उसका, रिलायंस का, कि जियो ले आया। उसने कहा 6 महीने तक नेट फ्री, अनलिमिटेड कॉल फ्री, SMS फ्री। अब पूरी मार्केट पर कब्जा हो गया उसका। इसी को कहते हैं कर लो दुनिया मुट्ठी में। तो सरकार ने अगर ये नीति नहीं अपनाई होती, नई आर्थिक नीति नहीं अपनाई होती, तो हम पूरी तरह से कर्ज में डूब गए थे। और इस नई आर्थिक नीति के लिए जो अगर क्रेडिट अगर किसी को जाएगा, तो मैं कहूँगा कि डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब, जो कि हमारे देश के बहुत बड़े अर्थशास्त्री भी हैं, और नो डाउट उनसे बड़ा अर्थशास्त्री मैं अभी तक तो खैर किसी को नहीं मानता, और अगर होंगे भी तो फिर हमारे संज्ञान में नहीं, राइट। तो ये नई आर्थिक नीति की देन है। LPG मुझे लगता है कि बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। तो स्टूडेंट्स, अगर कोई आपकी क्वेरी हो, देन लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों के साथ शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।